हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। आपकी तैयारी को और तेज धार देने के लिए, कंपटीशन के योग्य बनाने के लिए अपना साइंस की क्लास लेके आए हैं। बिल्कुल अपनी जो सीईटी की क्लासें थी और अन्य भी राजस्थान की जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सब में जिसमें साइंस सिलेबस का पार्ट है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास से पहले अपन दो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं और जो तीसरा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, इसका भी अपन एक पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की ओर। तो एक बार जो भी लेट जुड़े हैं उनके लिए इतना बता दें कि जब भी अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया वाले पार्ट की, अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो इस वाले चैप्टर में अपने पास में क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं, इसमें अपने पास में आ जाते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। पहला पॉइंट अपने पास में ये वाला आ जाता है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो अपने पास में क्या आ जाना है, संक्षारण एवं विकृत गंधिता। संक्षारण एवं विकृत गंधिता। अब इसके बाद में अपने पास में आ जाती है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग प्रकार से अपन बात करें तो अपने पास में कौन कौन सी आ जाती है। सबसे पहले अपने पास में आ जाती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, इसके बारे में अपन बात करते हैं। फिर दूसरी अपने पास में आ जाती है संयोजन का जस्ट उल्टा वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद में अपन बात करें तो अपने पास में आ जाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसके बाद में अपने बात करें तो क्या आ जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसी को एक अलग नाम और दिया जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया ये नाम भी इसको अपने दिया जाता है। इसके बाद में अपने पास में आ जाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कोई दूसरा कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। फिर अपन बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी आ जाती है अपने पास में, अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, इनकी अपन बात करें तो इसके साथ साथ अपन क्या ले सकते हैं, इनके साथ ही जुड़ने वाली और कौन कौन सी आ सकती है तो अपने पास में इन दोनों का मिश्रित रूप आ जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी आ जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके अलावा अपने पास में क्या आ जाना है, अब अपन बात कर लेते हैं उष्मा के आधार पे तो आ जाती है उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया। और इसी के आधार पे अलग अपने पास में आ जाएगी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ये इन अभिक्रियाओं की अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद में अपने पास में आ जाते हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक की बात करें तो अपने पास में क्या आ जाता है, उत्प्रेरक वर्धक। फिर अपने पास में क्या आ जाता है, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष आ जाता है अपने पास में। फिर अपने पास में बात करें तो आ जाता है स्वतः उत्प्रेरक। फिर अपने पास में आ जाता है जैव उत्प्रेरक। ये अपन इन उत्प्रेरकों की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जब भी अपन रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक वाले चैप्टर की अपन जब भी बात करते हैं तो अपने पास में ये इतनी चीजें हैं, इन चीजों के बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अपन जो क्वेश्चन भी सारे लेंगे वो सारे क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिकों के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन है वो चलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चनों के साथ में। अपना पहला जो है, कल 20 नंबर क्वेश्चनों तक चर्चा हो गई थी। आज का अपना 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि क्या होता है जब एक लोहे की कील, लोहे की कील किस में डाली जाती है भाई, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डाली जाती है। तो इसको समझना भाई। अपने पास में क्या हो रहा है कि अपने पास में है क्या भाई, लोहे की कील है। क्या है, लोहे की अपने पास में कील दे रखी है। अब ध्यान रखना भाई, जब लोहे की कील दे रखी है तो इसके साथ में अपन क्या डाल रहे हैं, यहां क्या हो जाना है, Fe हो जाना है। साथ में क्या डाल रहे हैं भाई, कॉपर सल्फेट CuSO4। ध्यान रखना इसका कैसा रंग होता है, नीला रंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं भाई, नीला थोता कहा जाता है। नीला थोता में क्या होता है भाई, नीला थोता में अपने पास में CuSO4 5H2 होता है। कितना होता है भाई, 5H2 अपने पास में होता है। जब अपन बात करें यहां पर ये अभिक्रिया होती है तो ध्यान रखना भाई, इस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जब भी अपने पास में विस्थापन अभिक्रिया होती है तो अपने पास में क्या कर देता है, FeSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। और यहां पर अपने पास में क्या रह जाता है, कॉपर शेष रह जाता है। तो जब भी ये FeSO4 होता है, इसका होता है भाई लाल भूरा रंग। कैसा होता है, लाल भूरा रंग अपने पास में आ जाता है। अब यहां से देखने का प्रयास आप ये करना कि ये क्या कह रहा है कि ये जो नीला रंग है ना कॉपर सल्फेट का, ये तो फिर नीला रंग यहां पर जाके तो फीका पड़ जाता है। लेकिन जो फेरस सल्फेट है उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग हो जाता है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, बिल्कुल लाल भूरे रंग में ये चेंज हो जाती है। तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोहे की कील का रंग सफेद पड़ जाता है, ये सफेद नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है, लोहे की कील का आसमानी हो जाता है। ध्यान रखना, लोहे की कील का रंग आसमानी नहीं होता है। लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित रहता है, ये भी अपने पास में नहीं होगा। लोहे की कील से क्या बन जाएगा, तो लोहे की कील से यहां बन जाएगा FeSO4। कैसा कलर होता है, लाल भूरा। और यहां पर अपने पास में कॉपर सल्फेट है, उससे क्या हो जाएगा, केवल और केवल कॉपर बन जाएगा, जिससे क्या है, इसका रंग है वो फीका पड़ जाएगा। तो अपने पास में राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 21 वाले में राइट आंसर अपना फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए आगे, अगला सवाल अपने पास में क्या कह रहा है, अगला सवाल है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तो देखो अपने पास में क्या होता है, अपन ने बात की थी असंतृप्त अपने पास में हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। कौन से कार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और उससे क्या बनते हैं अपने पास में, उससे अपने पास में बनते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
कौन से बनते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने पास में बनते हैं। अब ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को दो नाम दिए जाते हैं। इस अभिक्रिया में अपन क्या बोलते हैं? निकल और प्लेटिनम, ये अपने पास में मेनली उत्प्रेरक की भूमिका में रहते हैं। ये जो दोनों के दोनों है, इसका ध्यान रखना, ये दोनों अपने पास में क्या है? ये उत्प्रेरक है। और साथ में इसको और क्या दी जाती है? ऊष्मा दी जाती है। अच्छा, इसको समझना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द्विबंध व त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। अच्छा, इनके साथ में प्लस में क्या मिलता है भाई, वो भी ध्यान रख लेना। इनके साथ में एक तत्व मिलता है, और वो तत्व कौन सा मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। यहां पे जब भी अपन इसकी संतृप्त वाले की बात करते हैं तो क्या होता है भाई, यहां पे बंध कैसा होता है? एकल बंध होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। दूसरा, अगर इस अभिक्रिया में देखें तो एक पदार्थ जुड़ के नया पदार्थ बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपने पास में संयोजन भी बोला जा सकता है। संयोजन, या अपने पास में क्या बोल सकते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी आ जाएगी अपने पास में? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया भी ये अपने पास में कहलाती है। अच्छा, जुड़ने को ही एक नाम और बोला जाता है, और वो नाम कौन सा होता है? संकलन अभिक्रिया। कौन सा नाम होता है? संकलन अभिक्रिया अपने पास में होता है। तो देखो, प्रतिस्थापन तो नहीं होगी, ऑक्सीकरण भी अपने पास में नहीं होगी, विलोपन भी नहीं होगी। कौन सी हो जाएगी? संकलन हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और जुड़ने को संयोजन, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अपने को असत्य कथन बताना है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखो, ये अपने पास में रहा कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। यहां से अपने पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं? जल के साथ अपन करवाते हैं। तो जैसे ही ये अभिक्रिया अपन जल के साथ करवाते हैं, तो अपने पास में यहां बनता क्या है? CaOH की होल ट्वाइस अपने पास में बन जाती है। और जब भी अपन बात करते हैं तो यहां से अपने पास में क्या बन जाएगा? ये अणु बन जाएगा, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, या इसी को क्या बोला जाता है? चूने का पानी। क्या बोला जाता है? चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। अब यहां से देखने का प्रयास ये करना कि इस अभिक्रिया में अपने पास में है क्या क्या। ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, बिल्कुल बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। इसमें अधिक मात्रा में, तो ध्यान रखना, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको कौन सी कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और उत्पाद का सबका एक एक होता है। तो देखो, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड भी है, वो भी कितना है? एक अणु। जो जल की बात करें, जल भी कितना है? एक अणु। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी कितना है? एक अणु। तो सारे के सारे जो अणु एक मात्रा में होते हैं। तो ध्यान रखना, ये वियोजन अभिक्रिया नहीं होती है,
ये तो कौन सी अभिक्रिया है? ये तो संयोजन अभिक्रिया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? योगात्मक बोलते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? संकलन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये संकलन हो गया, संयोग हो गया, या फिर योगात्मक हो गया, ये कहलाती है। तो गलत स्टेटमेंट अपने पास में कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला अपने पास में गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या कह रहा है कि अपने पास में FeCl3 का FeCl2 में जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या कहलाता है? तो ध्यान दो, अपने पास में दो अभिक्रियाएं आती है। एक अपने पास में आता है ऑक्सीकरण। क्या आता है अपने पास में? ऑक्सीकरण। दूसरा अपने पास में आता है अपचयन। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण है, इसी को क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? उपचयन भी कहा जाता है। अब यहां से देखो भाई, जब अपन ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण में होता क्या है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना जब ऑक्सीकरण है तो यहां से अपन क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन का निकलना। वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। फिर अपने पास में क्या बोल देते हैं? यहां पर दूसरा अपचयन का क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? अपचयन बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाना है भाई? हाइड्रोजन का निकलना। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का निकलना। अपने पास में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अपने पास में हो जाएगा। अब देखो, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन होता है ना, इसकी अपन विद्युत ऋणता की बात करते हैं तो नेगेटिव होता है। विद्युत ऋणता कैसी होती है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। ये भी अपने पास में कौन सा होता है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन की कैसी होती है? बिल्कुल भाई धर्म गुजर, अच्छी लग रही है तो शेयर कर दे भाई एक बार क्लास को। तो यहां पर क्या आ रहा है कि विद्युत ऋणी तत्व का निकलना। विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, ये भी अपने पास में क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ये चीजें हो गई। अब देखो, हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन धनावेश वाला है, तो धनावेश वाला निकलेगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत धनी तत्व का निकलना। विद्युत धनी तत्व का निकलना। और वहां पर क्या हो रहा है भाई? वहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। ये जो अभी चारों अपने देखे हैं वो चारों के चारों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो विद्युत धनी तत्व जुड़ रहा है। फिर अपने पास में आ जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अगर हो रही है तब वो कौन सी कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और यहां पर अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तब क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं भाई आप लोगों के, बहुत बढ़िया। अब यहां से भाई आप ध्यान दो, अब अपने पास में इसमें क्या करेंगे? देखो FeCl3, यहां पर अपने पास में जो फेरस है ना वो कौन सी अवस्था में है? +3 अवस्था में है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है भाई। और FeCl2 यहां पर अपने पास में Fe है, वो कौन सी अवस्था में है? 2 में। अब यहां से आप एक बार देखने का प्रयास करो,
कि ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो गई, कमी। देखो 3 से 2 आ गया तो क्या हो गया, -1 हो गया। ऑक्सीकरण अवस्था यहां तो कितनी थी, +3, यहां पे कितनी थी, +3, यहां पे कितनी आ गई, +2, तो यहां हो गई कमी। और अपने को जब भी पता है कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई तो वो अपने पास में क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अपन केवल इन्हीं आधारों पे पता लगा सकते हैं कि अपनी जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर यही प्रश्न उल्टा होता, ध्यान रखना, अगर ऐसा बोलता अपने को FeCl2 से क्या बन रहा है, FeCl3 बनना, तो अपने पास में अपन क्या बोल देते कि यहां पर +2 है और यहां पर कितना है, +3, तो यहां पर क्या हो जाती, वृद्धि। अगर यहां पे वृद्धि होती तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाती, ऑक्सीकरण हो जाती। लेकिन क्या हो रहा है कि ये अपने को पूछा गया तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कमी, और अपने पास में अपचयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ध्यान रखना, अपन दो चीजें देखते हैं, एक अपने पास में क्या है, ऊष्माशोषी, दूसरा अपने पास में क्या है, ऊष्माक्षेपी। अब इनको समझने का प्रयास अगर करना, देखो 9 बजे अपनी क्लास होती है भाई, सुबह 9 बजे अपनी क्लास रहती है साइंस की रोज। देखो यहां पर क्या है, अगर अपने पास में कोई अभिकारक है और अगर वो अभिकारक ऊष्मा लेता है, ऊष्मा लेकर अगर वो उत्पाद बनाता है, तब तो अपने पास में कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन अगर अभिकारक अपने पास में है और अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तब वो अपने पास में कौन सा आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अपने पास में हो जाएगी। अपनी भाई देखो, अगर किसी को नहीं पता है तो अपनी क्लास है सुबह 9 बजे होती है। सुबह है 9 बजे से अपनी क्लास है वो स्टार्ट होती है। अब देखो भाई, कपूर का उध्रुपातन हो रहा है, तो कपूर का उध्रुपातन हो रहा है तो अपने को पास में क्या चाहिए होगा, अपने पास में ऊष्मा चाहिए होगी। ऊष्मा ग्रहण करेगा तब तो ये कौन सी हो जानी है, ऊष्मा शोषी हो जानी है। कौन सी हो जाएगी भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अपने पास में हो जाएगी। अब देखो भाई, एक सांद्र अम्ल का तनु, ध्यान रखना, सांद्र अम्ल होता है ना वो तनु में बदलता है तो ऊष्मा अपने पास में निकलती है। यहां पर अपने पास में क्या हो जाना है, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। फिर अपन बाद में देखो, जल है, पानी है, पानी को अपन गर्म करेंगे, पानी को ऊष्मा देंगे, पानी ऊष्मा लेगा तो अपने पास में क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी हो जाएगी। ध्यान रखना भाई, यहां से पानी को गर्म करते हैं ना तो पानी ऊष्मा शोषण करता है, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। तो जैसे ही अपने बुझा हुआ चूना था ना उसके साथ जल डाला तो ऊष्मा निकलती है, तो ये अपने पास में कौन सा हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अपने पास में हो जाएगी। तो यहां से अपने पास में ऊष्माक्षेपी वाले पूछे तो कौन कौन से है, 2 और 3, और 2 और 3 किस ऑप्शन में है, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर है। तो अपना सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, इसमें यहां पर कपूर का उध्रुपातन, कपूर को गर्म करने के लिए, जैसे कपूर की वाष्प बनाते हैं ना तो उसको गर्म करना पड़ता है, अपन उसको ऊष्मा देते हैं तो जो ऊष्मा ले रहा है वो ऊष्मा शोषी। लेकिन जैसे ही सांद्र अम्ल का तनु करते हैं ना तो आप देखना हवा निकलती है, गैस, गर्म गैस बाहर निकलती है, यानी वो गैस रिलीज कर रहा है, तब वो कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी। बुझे हुए, बिना बुझे चूने में आप पानी डालोगे तो चूना बुझ जाएगा, तो वो अपने पास में क्या होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, तब वो कौन सा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। और जल को गर्म करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो जाएगा।
चले आगे। शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव्य है का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना। ध्यान रखना, इसमें 2-3 बार इस प्रश्न को अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है, किताबों में भी अलग अलग दे रखा है, लेकिन सामान्यतः इसको समझना भाई। कंपोस्ट या अपने पास में खाद बन रही है, तो देखो आप साग सब्जियों की बात करो, क्या अगर मान लो कहीं पर अपन ने जैसे साग सब्जियां पड़ी हुई है और जैसे अपने हुआ क्या कि अपने खेत में अपने सब्जियां उगा रखी थी, अब हुआ क्या कि उसमें से मान लो कि कुछ सब्जियां हैं वो थोड़ी सी खराब हो गई या वो सही नहीं थी, तो अपन ने उनको वहीं पर छोड़ दिया। क्या अपन ने उनको उष्मा दी क्या? नहीं, अपन ने उनको कोई उष्मा नहीं दी, अपन ने उनको वहीं पे छोड़ दिया और हुआ क्या 15-20 दिन बाद में क्या हुआ, वो वहीं पर गलकर क्या बन गई, खाद बन गई। अब जब वो खाद बनती है ना, तब आप उसको देखना, उसके अंदर गर्माहट होती है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, गर्मी बाहर रिलीज कर रही है। तो ये ध्यान रखना कि साग सब्जियों से कंपोस्ट बनता है तो ये कैसी होती है, उष्मा छेपी होती है। ध्यान रखना, ये उष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है भाई। ध्यान रखना, क्या करती है, उष्मा का उत्सर्जन करती है भाई। क्या करती है, उष्मा का उत्सर्जन करती है। तो अपने पास में कौन सी हो जानी है भाई, उष्मा छेपी अभिक्रिया अपने पास में हो जाएगी भाई। बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें कई बार किताबों में मिस्टेक दे रखी थी, लेकिन बाद में इसको जब वास्तविक में ये अपने लेक्चरर एग्जाम में आया, लेक्चरर एग्जाम में जब भी ये आया सवाल, तब इसके बाद में इसको व्यावसायिक रूप में देखा गया और आंसर इसका कौन सा माना गया, उष्मा छेपी इसके अंदर आंसर माना गया। अगला अपने पास में क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो ध्यान रखना भाई, अपन बात करते हैं उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक में देखो भाई अपन 4 से 5 प्रकार की अभिक्रिया अपने पढ़ते हैं। कौन सा, उत्प्रेरक वर्धक, क्या पढ़ते हैं भाई, उत्प्रेरक वर्धक। दूसरा अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक विष पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उत्प्रेरक विष पढ़ते हैं। फिर अपन क्या पढ़ते हैं, स्वतः उत्प्रेरक, क्या पढ़ते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। और एक अपन कौन सा पढ़ते हैं, जैव उत्प्रेरक पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, जैव उत्प्रेरक पढ़ते हैं। अब यहां से ध्यान देना कि अपन अब क्या कर रहे हैं कि उत्प्रेरक की काम करता है। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ाना। क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बढ़ाना, अभिक्रिया की दर बढ़ाना। जब अभिक्रिया है उसकी दर बढ़ जाती है, तब अपने पास में कौन सी होती है, उत्प्रेरक वर्धक। हाँ बिल्कुल, उत्प्रेरक विष की जब भी आज बात करते हैं तो क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर कम करना। विष का मतलब क्या होता है भाई, विष का मतलब कम करना, दर कम करना। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वर्धक का मतलब क्या है, बढ़ाने वाला, विष का मतलब क्या है, कम करने वाला। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या कि जो उत्पाद बन रहा है ना, अगर वही उत्पाद अगर उत्प्रेरक की जगह कार्य करे तो वो क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरक होता है। क्या हो जाएगा, उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे, उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तब अपने पास में कौन सा होता है, स्वतः उत्प्रेरक अपने पास में होता है। फिर दूसरा जैव उत्प्रेरक क्या होता है, सजीवों की जैविक क्रियाएं, सजीवों की जैविक क्रियाएं। अच्छा, अपनी जैविक क्रियाएं कौन सी होती है, तो देखो अपने पास में पाचन होता है, अपने पास में श्वसन होता है, अपने पास में उत्सर्जन होता है। ये जो जैविक क्रियाएं होती है में प्रयुक्त, इन जीव भी जितने भी अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले जो उत्प्रेरक है वो क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक। पाचन में एंजाइम काम में आते हैं, श्वसन में भी एंजाइम काम आते हैं और उत्सर्जन में एंजाइम काम आते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है, एंजाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंजाइम भी इनको कहा जाता है।
तो अब अपने यहां से देखो क्या पूछा गया था, उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य जब करेगा तो वो क्या हो जाएगी, स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया अपने पास में हो जाएगी। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे भाई। चले अगले प्रश्न पे। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोकार्बन उपचार करने ये भाई, तो देखो इसको समझने का प्रयास करो। अपने पास में क्या होता है भाई, अपने पास में होता है वनस्पति तेल। मार्केट में आपने देखा होगा वनस्पति तेल है। अच्छा, इसकी ध्यान रखना, वनस्पति तेल होता है वो कैसा होता है भाई, असंतृप्त वसा होती है। कैसी होती है, असंतृप्त वसा। और असंतृप्त का मतलब क्या होता है कि या तो इसमें क्या होगा, द्विबंध होगा, या इसमें क्या होगा, त्रिबंध होगा। या तो डबल बॉन्ड होगा या कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब अगर इसके साथ में अपन ने हाइड्रोजन जोड़ दिया और साथ में अपन ने निकल और प्लेटिनम अगर उत्प्रेरक अपने रख दिया तो अपने पास में क्या बन जाता है, अपने पास में बन जाता है वनस्पति घी। क्या बन जाता है, वनस्पति घी। और वनस्पति घी की बात करें तो ये भाई कैसी वसा होती है, संतृप्त वसा। संतृप्त वसा में कैसा बंध होता है भाई, संतृप्त वसा में एकल बंध अपने पास में होता है। अब देखो ये अपने को क्या पूछ रहा है कि अगर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में जो अभिक्रिया होके जो वसा बन रही है वो किसका उदाहरण है। तो देखो इसको अपन दो तीन नाम दे सकते हैं। यहां से अपन नाम क्या दे सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण। क्या बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोजनीकरण। अच्छा, इसको हाइड्रोजनीकरण क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन इसके अंदर है वो जुड़ रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी इसको बोल देते हैं। अच्छा, क्या देखो एक चीज में दूसरी जुड़ रही है क्या, तो जुड़ने को क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। तो दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं भाई, संयोजन बोल सकते हैं। क्या जुड़ने को योगात्मक बोलते हैं, बिल्कुल योगात्मक बोलते हैं। क्या जुड़ने को संकलन बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो ये है वो इस अभिक्रिया के अपने क्या हो सकते हैं, नामकरण हो सकते हैं। तो देखो इनमें से अपने स्थान में कौन सी हो जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। इसको और क्या क्या नाम देते हैं, संयोजन भी इसी को कहा जाता है, संकलन भी इसी को कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण भी इसी को कहा जाता है। अब ध्यान रखना, कई बार वो क्या करता है, उल्टा सवाल पूछता है। उल्टा कैसे पूछता है इसको समझना। वो क्या पूछेगा कि असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा बदलने में कौन सी धातु काम में आती है, धातु नहीं कौन सा तत्व काम में आता है। तो वो तत्व कौन सा है भाई, वो तत्व अपने पास में हाइड्रोजन है। फिर कई बार पूछ लेता है कि असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा बदलने में उत्प्रेरक कौन से काम में आते हैं। तो निकल और प्लेटिनम ये दोनों क्या है भाई, यहां पर उत्प्रेरक है। समझना है इस चीज को। चले आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब बेकिंग सोडा, किसकी बात हो रही है भाई, बेकिंग सोडा। यहां से ध्यान देना भाई, अपन क्या बोलते हैं, NaHCO3, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ध्यान रखना, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। इसी को क्या बोला जाता है, मीठा सोडा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, मीठा सोडा। इसी को कहा जाता है खाने वाला सोडा। कौन सा है, खाने का सोडा कहा जाता है भाई। कौन सा कहा जाता है, खाने का सोडा है, इसको कहा जाता है। अब देखो इसके साथ में क्या कह रहा है, सिरका। साथ में क्या डाल रहा है भाई, सिरका। ध्यान रखना, अपन सिरके की बात करते हैं तो सिरका किससे बनता है भाई, सिरका बनता है एसिटिक अम्ल से। किससे बनता है भाई, एसिटिक अम्ल।
ध्यान रखना, अगर मैं क्या बोल दूं कि एसिटिक अम्ल, यहां से प्रश्न पूछा गया भाई एसिटिक अम्ल का 4 से 5% भाग है, वो क्या कहलाता है? तो वो भाग क्या कहलाता है भाई? सिरका कहलाता है। वो वाला भाग क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। अब यहां से देखना भाई, अपने पास में देखो क्या बन जाएगा, यहां से ये CH3COO ये वाला अलग होके इस सोडियम को अपने साथ ले जाएगा। किसको ले जाएगा? इसको अपने साथ ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई? CH3COONA, ये अपने पास में बन जाएगा। फिर अपने पास में देखो यहां पर एक H, यहां पर एक H, और यहां से अपने पास में क्या बन जाना है? H2O, और साथ में क्या बन जाएगी? CO2 गैस अपने पास में बन जाएगी। अब देखो एक गैस निकलती है। अब देखो भाई अपने पास में तो गैस कौन कौन सी है? अपने पास में तो गैस तो एक ही निकलती है। अब इसकी क्या बात करता है? इस गैस को चुनने का पानी। तो देखो भाई ये अपनी रही CO2 गैस, और ये रहा अपना चूने का पानी। ध्यान रखना भाई, इस चूने के पानी को अपन और क्या क्या बोलते हैं? चूने का पानी। क्या इसी को बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना? क्या बोलते हैं भाई? बुझा हुआ चूना भी इसको बोला जाता है। अब यहां पे जैसे ही अपने पास में अभिक्रिया होगी, अपने पास में क्या बन जाएगा? देखो कैल्शियम तो अपने पास में रहेगा, क्या बन जाएगा? CaCO3 प्लस क्या बन जाना है? H2O, और इसको बोलते हैं चूने का पत्थर। क्या बोलते हैं भाई? चूने का पत्थर। इसी को कहा जाता है भाई खड़िया, और इसी को क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं। अच्छा, इसका जो कलर होता है ना, वो कैसा होता है भाई? ये किस कलर का होता है? सफेद रंग का होता है। तो अपने को क्या कह रहा है कि चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर दूधिया रंग बन देती है। दूधिया का मतलब क्या होता है भाई? सफेद रंग होता है, दूध के जैसा। कैसा हो जाता है भाई? दूध के जैसा। तो यहां से 2 से 3 सवाल है, वो ध्यान रखना कि एसिटिक एसिड या जो सिरका होता है, सिरका क्या होता है? सिरका होता है एसिटिक अम्ल से बनता है भाई। किससे बनता है? एसिटिक अम्ल से। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा इसको बोला जाता है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो अपने पास में कौन सी गैस बनती है भाई? CO2 गैस बनती है। यही CO2 गैस चूने के पानी, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उसके साथ मिलती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। इसी को चूने का पत्थर, खड़िया या संगमरमर कहते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? सफेद कलर में होता है। तो अपने पास में भाई कौन सी गैस निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने साथ में आ जाएगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु के आधिक्य में सल्फाइड अयस्क को गर्म करना। यहां पे ध्यान रखना, अपन 2 चीजें पढ़ते हैं भाई। एक चीज अपने पास में क्या आती है? भर्जन, और दूसरा अपने पास में आता है निस्तापन। भर्जन और निस्तापन 2 चीजें अपन पढ़ते हैं। ध्यान रखना, यहां पर क्या हो जाएगा? वायु की उपस्थिति। किसकी? वायु की उपस्थिति में। उपस्थिति का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगी? O2 है वो क्या रहेगी? उपस्थित रहेगी। यहां पे निस्तारण में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसमें होती है भाई? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तब तो अपने पास में, नमस्ते नमस्ते भाई ज्योति जी, बहुत लेट है आप आज की क्लास में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो होता है निस्तापन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने पास में क्या होता है? भर्जन। यहां पे ध्यान रखना, होता क्या है? सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। किस में बदला जाता है भाई?
ऑक्साइड में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। यहां पर अपने पास में क्या होता है, कार्बोनेट व हाइड्रोक्साइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है। किस में बदला जाता है भाई, ऑक्साइड में बदला जाता है। तो देखो कई बार अपने पास में जैसे मान लो, देखो अयस्क का मतलब वो है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ अब एक चीज ध्यान से सुनो भाई, अपने पास में क्या हुआ कि अयस्क का मतलब क्या होता है, अशुद्ध रूप में अपने को खननों से प्राप्त हुआ, तो वो अपने पास में अयस्क कहलाएगा। अब हुआ क्या कि अगर अपने पास में कार्बोनेट के रूप में निकल रहा है, अपने पास में हाइड्रोक्साइड के रूप में निकल रहा है, तब तो अपन उसका निस्तापन के साथ कर देंगे। और अगर वो सल्फाइड के साथ निकल रहा है तब अपन उसका वर्जन के साथ में कर देंगे। यहां से देखना जैसे 2ZNS अगर इसके साथ में अपने पास में निकल रहा है तो अपन इसको किस में चेंज कर देंगे भाई, हाँ इसके साथ में देखो भाई 3O2, तो अपने पास में क्या बन जाएगा भाई, तो अपने पास में बन जाएगा 2ZNO प्लस अपने पास में क्या बन जाएगा भाई 2SO3 अपने पास में बन जाएगा, ये अपने पास में। अब यहां से देखो भाई, यहां पे कैसे था, सल्फाइड था और किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गया। सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला जाता है, किस में बदला जाता है भाई, सल्फाइड को ऑक्साइड में। और ऑक्सीजन कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी इसके साथ में। अब अगर मैं बात कर लू यहां पर ZnCO3, यहां से मैं क्या कर दूं ZnO प्लस CO2। अब यहां पे दो चीज आप देखोगे ना कि अपने पास में क्या था, कार्बोनेट को किस में बदल दिया, ऑक्साइड में। देखो ये अपने पास में कार्बोनेट और ये क्या रहा, ऑक्साइड। लेकिन क्या अपन ने कहीं पर ऑक्सीजन जोड़ा है क्या, देखो इसमें तो अपन ने ऑक्सीजन जोड़ा था, लेकिन इसमें अपन कहीं पर भी ऑक्सीजन है वो नहीं जोड़ रहे हैं। अच्छा दूसरा देखो भाई, अपन क्या बात करते हैं CaOH की होल ट्वाइस, अपने पास में क्या बन जाएगा CaO प्लस H2O। यहां पे आप देखोगे तो देखो क्या आ रहा है, हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोक्साइड, किस में चेंज हो रहा है, ऑक्साइड में, ये रहा ऑक्साइड। क्या इसमें बात अपन करें कि अपने पास में इसमें जब भी अपने पास में आ रहा है, क्या यहां पर कोई चीज आ रही है क्या, अच्छा इसमें क्या हो गया भाई 6 हो गए 4, हाँ भाई 2 आएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर भाई ध्यान रखना, यहां पर क्या आएगा 2 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ 2 आएगा। अपने पास में संयोजन भी हो रहा है ना, देखो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए, बिल्कुल। यहां पर 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, बिल्कुल भाई। आर्गमार आपका सही है, यहां पर क्या हो जाएगा SO2 बन जाएगा अपने पास में, हाँ क्या बन जाएगा भाई SO2 बन जाएगा। तो ध्यान देना कि अगर सल्फाइड ऑक्साइड में बदल रहा है तो अपने को ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर सल्फाइड को ऑक्साइड में बदल रहे हैं तो अपने को ऑक्सीजन चाहिए होगी, तब तो अपने पास में कौन सा है भाई, अपने पास में वर्जन है। लेकिन अगर कार्बोनेट हो गया या हाइड्रोक्साइड हो गया, इनको जब भी ऑक्साइड में बदलेंगे अपने को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी। जब ऑक्सीजन नहीं चाहिए तब अपन कौन सी काम में लेंगे, निस्तापन काम में लेंगे। यहां पे देखो भाई, पहली बात तो वायु की अधिकता है तो ऑक्सीजन उपस्थित भी होगी, साथ में कौन सा है, सल्फाइड अयस्क है, ये रहा सल्फाइड अयस्क है। तो ये अभिक्रिया अपने पास में कौन सी हो जाएगी, वर्जन अभिक्रिया अपने पास में हो जाएगी। समझ में आ गया भाई। आगे से वर्जन और निस्तापन का जब भी सवाल आएगा आपके किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। चलिए आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण की बात अपन करते हैं। तो देखो
अपन जब भी बात करते हैं मेनली ध्यान रखना कि अपने पास में ये हो गई भाई धातु। क्या हो गई? धातु। धातु पर अपने को सबसे ज्यादा क्या डर होता है? अपने को डर होता है संक्षारण का डर। अपने को क्या है? संक्षारण का डर होता है कि कहीं ना कहीं धातु पर संक्षारण नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए? कहीं ना कहीं धातु पे संक्षारण नहीं हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, इस पे दो तीन चीजें कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, इस पे पेंट अपन इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसका यसद लेपन कर सकते हैं। यसद लेपन में भाई क्या होता है कि मेनली क्या होता है, जिंक की परत। जिंक की परत। अच्छा, यसद लेपन मेनली किसके लिए काम में आता है? तो मेनली ध्यान रखना भाई, लोहे को जंग से बचाना। मेनली किस में आता है भाई? लोहे को जंग से बचाना। और तीसरा अपन क्या काम में ले सकते हैं, अपन क्या बना सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? मिश्र धातु अपन बना सकते हैं। ये तीन चीजें अपन में काम में ले सकते हैं। तो जब अपन पेंट करते हैं, पेंट से पहले अपन क्या कर दें, ऑक्साइड की परत बना दें। क्या बना दें भाई? ऑक्साइड की परत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑक्साइड की परत बनाकर पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। तो अपने पास में यह पूछ रहा है कि जो एनोडीकरण है वो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, ये ऑक्साइड की परत बनाते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? एनोडीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एनोडीकरण बोलते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है भाई। धातु की सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है भाई? एनोडीकरण कहलाता है। ध्यान रखना, ये किया कब जाता है? ये किया जाता है पेंट करने से पूर्व। कहां किया जाता है भाई? पेंट करने से पहले। तो ये अपन किस चीज से बचा सकते हैं? अपन संक्षारण से इन चीजों को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो खाद्य केन होते हैं उनको जिंक की बजाय टिन से लेपित करते हैं। अच्छा, खाद्य केन का मतलब अपने पास में क्या हो जाना है कि भाई जैसे मान लो अगर किसी प्रकार की कोई सामग्री आ रही है अपने पास में, कोई भी सामग्री हो गई, जैसे पीने की कोई चीज आ गई या फिर कोई चीज जो अचार वगैरह कुछ भी आ गया, उसमें जिंक की बजाय अपन टिन किसका प्रयोग कर रहे हैं? टिन का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? तो मेनली अपन बात करते हैं ना, एक तो अपने पास में क्या है? जिंक, और दूसरा अपने पास में क्या है भाई? टिन। तो जिंक की बात करें तो क्या हो जाएगा? अधिक क्रियाशील होता है भाई। क्या होता है? अधिक क्रियाशील। क्या होता है भाई? अधिक क्रियाशील। और टिन क्या होता है भाई? टिन होता है कम क्रियाशील। क्या होता है? कम क्रियाशील अपने पास में होता है। अब जब ये क्रियाशील ही कम होगा तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि क्रियाशीलता कम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रियाशीलता कम होगी अपने पास में तो जो अंदर जो भी पदार्थ है वो खराब नहीं होगा। इसमें अपन ये बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? खाद्य केन बनाने में अपन ने क्या कर दिया? खाद्य केन बनाने से अंदर का पदार्थ, अंदर का जो पदार्थ है वो क्या खराब नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? खराब नहीं होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण कुमार जी भरतपुर से आपका नमस्ते स्वीकार है भाई। तो देखो अपने पास में क्या होता है भाई? टिन जिंक से कम क्रियाशील है। मेनली अपन इसका प्रयोग क्यों करते हैं? बिल्कुल इसीलिए प्रयोग करते हैं कि टिन है वो कम क्रियाशील है। अब मेरे को इसका इस आंसर भी दे दो, इसका आंसर ये दे दो, आपको बताना है भाई। इसी प्रश्न में ही अपना दूसरा प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? लोहे पर जिंक की परत क्यों चढ़ाते? जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं? पहली बात तो अपन इसको बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं भाई?
यसद लेपन बोलते हैं। और दूसरा, अब यहां से समझने देखना कि लोहे से जिंक क्या है, कम क्रियाशील है। देखना जिंक है ना, अब क्या करेगा, जिंक लोहे को संक्षारण से बचा लेगा। क्या कर लेगा, संक्षारण से बचाएगा। क्या करेगा भाई, संक्षारण से बचाएगा। इस चीज के लिए ही अपन क्या करते हैं, बहुत बढ़िया भाई, यसद लेपन होता है। और किसके लिए काम में आता है, जिंक से बचाने में काम में आ जाएगा। चले भाई अगला क्या है, किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करेंगे। अपने को ये बोल रहा है कि अपन क्या है, एक नींबू का अचार अपन ने बनाया, तो अपन किस प्रकार के बर्तन में उस नींबू के अचार को नहीं रखेंगे, किस प्रकार का। तो ध्यान रखना अपन किस में नहीं रख पाते हैं भाई, मेनली तो अपन क्या है, ये कोशिश करते हैं कि धातु के बर्तन में ना रखा जाए। किसमें नहीं रखा जाए, धातु के बर्तन में न रखा जाए। ये चीजें अपने घर पे भी देखी होगी। हाँ, ये चीज अपने घर पे भी देखी होगी कि जब भी अपन किसी भी चीज का अचार बनाते हैं, तो अचार बनाने के बाद या तो उसको कांच के बर्तन में रखते हैं, या फिर जो प्लास्टिक के बर्तन आता है उसके अंदर अपन रखते हैं। अपन किस में नहीं रखते हैं, धातु में नहीं रखते हैं। और यहां पर धातु अपने पास में कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में अपन ने रखा, तो इसमें रखने पर क्या हो जाएगा भाई, इसमें रखने पर अचार क्या हो जाता है भाई, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, अचार खराब हो जाता है। अच्छा, अचार का खराब होना क्या कहलाता है भाई, विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। बिल्कुल जहर बन जाता है भाई यहां से, तो फिर क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर भाई। चलिए आगे, अगला सवाल अपने पास में क्या कह रहा है कि रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन। अपन ने रसोई में क्या करते हैं, जो भी ईंधन प्रयोग करते हैं, देखा होगा अपन ने क्या किया, अपन जब भी जो एलपीजी गैस भरवाते हैं रसोई में काम में लेते हैं। आप जब वो एलपीजी भरी जाती है ना, तब तो वो गैस में होती है, लेकिन जैसे ही वो उस सिलेंडर में भर गई, आप उस सिलेंडर को हिला के देखना, आपको उसमें पानी जैसा फील होता है। तो उसके अंदर वो किसमें है, लिक्विड अवस्था के अंदर इसमें है। सिलेंडर के अंदर वो किसमें रहेगी, द्रव अवस्था में रहेगी। लेकिन जैसे ही अपन उसको सिलेंडर को ऑन करेंगे और अपन काम में लेंगे, तब वो किसमें आ जाएगी, तब वो वापस गैसीय अवस्था में आ जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि ईंधन है ना, वो कौन सी अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो फिर क्या कह रहा है, सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो ये गैस बन जाता है। पहला परिवर्तन क्या कह रहा है कि सिलेंडर से बाहर, तो देखो ए वाला तो कैसा हो जाएगा भाई, भौतिक हो जाएगा। ए वाला तो कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कैसे हो जाएगा भाई, द्रव अवस्था से गैस ही तो बन रहा है। अपन पहले भी तो अपन ने गैस से द्रव ही बनाया है, तो द्रव से वापस गैस बन रहा है, तब तो अपना कौन सा परिवर्तन है भाई, भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या कह रहा है, इसके बाद ये जलता है, तो अपने पास जब ये जो गैस है वो जल गई, तो फिर दोबारा वो गैस नहीं बनेगी। तो जो बी वाला है ना, वो बी वाला कैसा है भाई, रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखना, ए वाला अपने पास में कैसा है, भौतिक परिवर्तन, और बी वाला अपने पास में कैसा है, रासायनिक। तो देखो प्रक्रिया ए, अच्छा ए वाला तो रासायनिक नहीं है, ए वाला तो कैसा है, भौतिक है। दोनों प्रक्रियाएं रासायनिक है, नहीं, दोनों रासायनिक नहीं है। दोनों प्रक्रियाओं में कोई भी रासायनिक नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि बी वाला क्या है, रासायनिक है। तो अपने पास में क्या है, प्रक्रिया बी है, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ये अपना दो वाला है, वो आंसर अपने पास में क्या हो जाना है, सही आंसर अपने पास में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये सीईटी में आया हुआ सवाल है।
इसीलिए आपको वही सवाल या उनके अलावा किसी एग्जामों में आए हुए सवाल हैं उनके लिए अपन बात करते हैं। उन्हीं सवालों का आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन है वो आपके सामने लाया जाता है। अब ये जो अपने 34 सवाल थे ये अपने थे रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक वाले टॉपिक से अपने पास में ये थे। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं तो अपने कल की बात करें भाई, कल की अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी सुबह 9 बजे। कितने बजे होती है भाई? सुबह 9 बजे अपनी क्लास होती है। कितने बजे होती है? सुबह 9 बजे अपनी क्लास होती है। रोज सुबह 9 बजे अपनी क्लास होती है। अब ध्यान रखना कल का टॉपिक अपने पास में क्या रहने वाला है। कल का टॉपिक अपने पास में रहेगा बल, कार्य एवं ऊर्जा। अब ध्यान रखना ये जो टॉपिक है यहां पे जब भी अपन बात करते हैं, जब भी अपन बात करें, अगर ये केवल सीटी की बात करते हैं, सीटी में नहीं है, राजस्थान के सारे कंपटीशन होते हैं, राजस्थान के ऑल कंपटीशन होते हैं, सबके अंदर ये टॉपिक है वो मेनली काम में आ रहा है। चाहे आप रीट जो मेंस है उसकी तैयारी कर रहे हो या किसी भी कर रहे हो, तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि कल जब भी आप सुबह 9 बजे आओ तब ये टॉपिक एक बार आप थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ। इस टॉपिक को आपने जहां कहीं से भी पढ़ा है, हर टीचर अच्छा होता है, आपने किसी भी टीचर से, आपने किसी भी बुक से पढ़ा है, बिल्कुल ये टॉपिक रीट में भी है अपने पास में, तो आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, आपने ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, आपने केवल बुक से पढ़ा है या किसी की गाइड से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, इस टॉपिक को एक बार रिवीजन करके आ जाए। और उम्मीद करते हैं जब अपनी कल की क्लास होगी आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि अब अपने इस टॉपिक में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास के लिए। आज की क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।